दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रोबोट्स की, तो हम सभी के दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन ये रोबोट की डेफिनेशन जितनी ईजी है, रोबोट का काम उतना ईजी नहीं है। कहने का मतलब, मैं यहाँ पे नॉर्मल मशीन्स जैसे कि स्मार्टफोन्स या कैलकुलेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऐसी मशीन्स की जो कि अपने प्रोग्रामिंग की मदद से डिसीजन ले सकती हैं और कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकती हैं, जिनको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें ह्यूमनॉइड रोबोट्स की, जो कि आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक भी है, तो ह्यूमनॉइड रोबोट भी काफ़ी हद तक ह्यूमंस की तरह ही काम करते हैं। जैसे अगर किसी ह्यूमन कोई टास्क परफॉर्म करना होता है तो वहाँ जनरली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम लोग अपने सेंसेस की मदद से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि हमारी आईज़, हमारे ईयर्स। उसके बाद हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं अपने ब्रेन में, और उसके बाद हम लोग अपनी इफेक्टर्स की मदद से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ, हमारे पैर। वैसे ही ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करें तो वो भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले वो अपने सेंसर्स की मदद से इनपुट लेते हैं, उसके बाद उसको अपने कंट्रोल सिस्टम में प्रोसेस करते हैं, उसके बाद अपने इफेक्टर्स की मदद से एक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब पूरे रोबोट की एनाटॉमी इसी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। और गाइस, मैं एक बात शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं रोबोटिक्स की पूरी हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह से वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग थोड़ी बहुत हिस्ट्री में पीछे जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि इस दुनिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियल रोबोट था यूनिमेट, जिसको इंस्टॉल किया गया था जनरल मोटर्स की प्रोडक्शन लाइन में, जो कि लोकेटेड है न्यू जर्सी में। और साल था 1961। और इस रोबोट का जो वेट है यूनिमेट का, वो लगभग 1 मेट्रिक टन था। और ये एक बहुत ही बड़ा रोबोटिक आर्म था, और इसका काम था वेल्डिंग करना। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, जहाँ पे पहले के इंडस्ट्रियल रोबोट बहुत ही ज़्यादा बल्की होते थे, जिनको हाइड्रोलिक्स की मदद से पावर दी जाती थी, जिनको प्रोग्राम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। बाद में बाकी सारी कंपनीज ने खुद के इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाने शुरू किए, जो कि टाइम के साथ और भी ज़्यादा एडवांस होते गए। जैसे अगर हम लोग बात कर लें IRB-6 रोबोटिक आर्म की, जो कि इस दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक रोबोटिक आर्म है, जिसको बनाया गया था साल 1974 में। और इसको चलाने के लिए माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था, और इसको प्रोग्राम करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान था। और इसके अंदर 16 किलोबाइट्स का रैम भी था। और इस रोबोटिक आर्म को डेवलप किया था स्वीडिश इंजीनियरिंग फर्म, जिसका नाम था ABB। और इस रोबोटिक आर्म को रखा गया था स्टील की पॉलिशिंग करने के लिए। और भले ये एक रोबोट के लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम था, लेकिन रोबोटिक्स की डेवलपमेंट जर्नी का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट भी था। और टाइम के साथ चीज़ें आसान होती गई, रोबोट्स को प्रोग्राम करना और भी ज़्यादा ईजी होता गया। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम आई कि हम लोग रोबोट को चाहे जितना भी प्रोग्राम कर लें, अगर रोबोट देख ही नहीं सकता है तो काम कैसे करेगा? उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है, कहाँ रखनी है। ये सब चीज़ें पता ही नहीं होंगी रोबोट को। तो इसका जो सॉल्यूशन आया, उसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन AI के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पर 20th सेंचुरी में AI डेवलप तो हो रहा था, जहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता था, लेकिन इंजीनियर्स को AI को इस लायक बनाना था ताकि वो मशीन्स के साथ मिलकर रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सके। क्योंकि AI का काम और मशीन का काम, दोनों का काम अलग है। AI का काम है चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, और मशीन का काम है एक्शन परफॉर्म करना। जैसे कि 1970s की बात करें तो उस वक्त के कैमराज में टेक्नोलॉजी आ गई थी जहाँ पे वो सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते थे। उसी तरीके से रोबोट्स को भी रियल लाइफ के साथ इंटरेक्ट करने के लिए चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। फिर आता है साल 1981, जहाँ पर अगेन जनरल मोटर्स फैक्ट्री ने पहली बार अपने रोबोट्स को विजुअल सेंसर्स दिए, जिनका नाम था कोइंसाइड्स, जहाँ पर 3 अलग अलग रोबोट्स अपने विजुअल सेंसर्स की मदद से कन्वेयर बेल्ट पे चलने वाले 6 मोटर पार्ट्स को सॉर्ट कर सकते थे। फिर 2 दशक बीते, टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती गई, और रोबोट्स का काम और भी ज़्यादा आसान होता गया, स्मूथ होता गया। और इस टाइम तक किसी भी फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल रोबोट का होना बहुत ही नॉर्मल बात बन चुकी थी। तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स की लिस्ट में इंट्रोडक्शन होता है बैक्स्टर का, जो कि एक ह्यूमनॉइड इंडस्ट्रियल रोबोट था, जिसका हाइट लगभग 2 मीटर था और इसका वेट लगभग 136 किलो था। और इस रोबोट में फेस की जगह स्क्रीन को लगाया गया था, और इसके 2 बड़े बड़े हाथ थे। और सबसे बड़ी बात थी कि बैक्स्टर को प्रोग्राम करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। मतलब ये जो रोबोट था, ये इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे काम कर सकता था, जैसे कि वेट उठाना, बशर्ते वो वेट 2.2 kg से कम होना चाहिए। कहने का मतलब बैक्स्टर एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रोबोट था,
और बस इतना ही नहीं, इसके अंदर और भी कई सारी खामियां थी, जैसे बैक्स्टर को हर चीज के लिए प्रोग्राम करना पड़ता था। कहने का मतलब ये जो इंडस्ट्रियल रोबोट था ये खुद से डिसीजन भी नहीं ले सकता था। अगर हम लोग को बैक्स्टर से कोई काम कराना है, सपोज इस बॉक्स को उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, तो हमें बैक्स्टर को उस चीज के लिए प्रॉपरली प्रोग्राम करना पड़ता था, तब जाके बैक्स्टर वो काम करता था। और बस इतना ही नहीं, बैक्स्टर तो पूरा ह्यूमनॉइड रोबोट था ही नहीं, ये इसके पास ना तो प्रॉपर आर्म्स थे, ना ये स्टेयर्स क्लाइंब कर सकता था, ना लोगों से बात कर सकता था। ये क्वालिटीज इसके अंदर थी ही नहीं। फिर हम टाइम में आगे बढ़ते हैं और इस दुनिया का सबसे पहला फुल फ्लेज ह्यूमनॉइड रोबोट माना गया वेबोट 1 को, जिसको डेवलप किया था वसेडा यूनिवर्सिटी इन जापान इन ईयर 1973। क्योंकि ये चीजों को आराम से उठा सकता था, उनको कहीं रख सकता था, इसके पास प्रॉपर आर्म्स थे, प्रॉपर लेग्स थे, अपना विजन सिस्टम था और इसके पास बात करने के लिए अपनी प्री रिकॉर्डेड वॉइस भी थी, जिससे ये लोगों से थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर सकता था। फिर टाइम बीतता गया, ह्यूमनॉइड रोबोट और भी ज्यादा डेवलप होते गए, जैसे कि होंडा असीमो, जो कि एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग सकता है। ये स्टेयर्स को क्लाइंब कर सकता है, अप साइड भी और डाउन साइड भी, और चाहे तो चीजों को पुश भी कर सकता है। और वहीं हम लोग बात कर लें ऐसे रोबोट्स की जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है, तो उसमें आते हैं बियर्स, जो कि मिलिट्री रोबोट्स हैं, जिनको 2005 से डेवलप किया जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोबोट्स होते हैं। ये चाहे तो वेट्स उठा सकते हैं, दूसरे सोल्जर्स को कैरी कर सकते हैं, स्टेयर्स भी क्लाइंब कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। फिर गाइस अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे फंडिंग के बारे में। और इस चैप्टर में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे यूज करने वाले हैं एप्ट्रॉनिक को। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों में से कई लोग एप्ट्रॉनिक के बारे में जानते भी नहीं होंगे, तो मैं एप्ट्रॉनिक के बारे में पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। तो एप्ट्रॉनिक एक ह्यूमनॉइड रोबोटिक स्टार्टअप है, जिसको स्टार्ट किया गया था 2016 में बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन ऑस्टिन। इसके फाउंडर हैं 4 लोग, जेफ कार्डेनास जो कि को फाउंडर हैं और सीईओ हैं, डॉक्टर निकोलस पेन जो कि को फाउंडर हैं और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, डॉक्टर लुइस सेंटिस जो कि को फाउंडर हैं और साइंटिफिक एडवाइजर हैं। फिर आखिरी में आते हैं बिल हैंसिंग जो कि फॉर्मर को फाउंडर हैं। और फिर हम लोग एप्ट्रॉनिक के थोड़े बहुत हिस्ट्री के बारे में बात कर ले, तो एप्ट्रॉनिक का सबसे पहला ह्यूमनॉइड रोबोट था अपोलो, जिसका जो हाइट था वो लगभग 5 फुट 8 इंच था और इसका वेट 72.1 kg था। और गाइस ये जो एप्ट्रॉनिक है ये गूगल डीप माइंड के साथ पार्टनरशिप करके रोबोट्स बनाता है। अगर आप में से किसी को गूगल डीप माइंड के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, गूगल की जो AI रिसर्च लैब है उसी का नाम है गूगल डीप माइंड। तो अब हम बात करेंगे कि 2016 से लेके आज तक एप्ट्रॉनिक ने कितना फंड रेज किया है। तो हमें पता चलता है कि एप्ट्रॉनिक की सीरीज A फंडिंग जो कि स्टार्ट हुई थी February 13, 2025 में, इस सीरीज A फंडिंग में एप्ट्रॉनिक ने इन टोटल $415 मिलियन रेज किए थे। इवन एप्ट्रॉनिक ने 1 साल पहले ही ये अनाउंस कर दिया था कि हम लोग सीरीज A फंडिंग में $350 मिलियन ही रेज करने वाले हैं, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि एप्ट्रॉनिक ने $415 मिलियन रेज कर लिए, जो कि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। और फिर इन्होंने सीरीज A फंडिंग को फिर से रीओपन किया February 11, 2026 में, जहां पे इन्होंने $520 मिलियन रेज किए। और ये बेसिकली सीरीज A फंडिंग का एक एक्सटेंशन था। तो इस टाइम तक सीरीज A फंडिंग से एप्ट्रॉनिक ने इन टोटल रेज किया $935 मिलियन से भी ज्यादा, और इस वक्त तक इनकी वैल्यूएशन हो चुकी थी $5 बिलियन से भी ज्यादा। और गाइज यहाँ पर शायद आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एप्ट्रॉनिक ने सीरीज A फंडिंग को ही फिर से क्यों रीओपन किया। मतलब अगर हम लोग बात करें February 13, 2025 में सीरीज A फंडिंग शुरू हुई थी और फिर बाद में जाके February 11, 2026 में सीरीज A फंडिंग को ही फिर से क्यों रीओपन किया गया। सीरीज B फंडिंग को भी शुरू कर सकते थे। तो सीरीज B फंडिंग ना शुरू करने के पीछे एप्ट्रॉनिक ने ये रीजन दिया कि अभी तक हमने बहुत ज्यादा स्केल नहीं किया है और फंड रेज करते वक्त मोस्टली इन्वेस्टर्स ने हम तक रीच किया था, ना कि हमने उन तक। और अगर कोई कंपनी सीरीज B फंडिंग शुरू करती है तो ये मान लिया जाता है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है और उसको मार्केट में स्केल किया जा सकता है। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स का यूज कहाँ होगा। तो इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स का यूज होने वाला है वेयर हाउसेज में, ट्रेलर्स को अनलोड करने में, इन्वेंट्री को मैनेज करने में, इन सब चीज़ों में इन सब का यूज़ होगा। और जो एप्ट्रॉनिक है इसने तो नासा के साथ भी मिलकर काम किया है उनकी वेलकरी रोबोट के डेवलपमेंट में। वेलकरी रोबोट ऐसा रोबोट था जिसको डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया गया था। और गाइज एप्ट्रॉनिक ने पार्टनर किया है गूगल डीप माइंड के साथ, मर्सिडीज बेंज के साथ, GXO लॉजिस्टिक्स के साथ, ताकि इंडस्ट्री को वो दिया जा सके जिसको कहते हैं एम्बॉडीड AI रोबोट। ये बेसिकली ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं जिनमें AI इंटीग्रेटेड होता है।
ये अपने आसपास की चीज़ों को समझ सकते हैं, आसपास की चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं और वैसे ही एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसे रोबोट्स होते हैं जिनको ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं, ये अपनी आसपास की चीज़ों को समझ सकते हैं। इनके पास खुद का ब्रेन होता है जो कि इनको इतना कैपेबल बनाता है कि ये इन्वायरमेंट के हिसाब से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और गाइस, बस एप्ट्रॉनिक ही एक ऐसी कंपनी नहीं है जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा फंड रेज कर पा रही है। अगर हम लोग एप्ट्रॉनिक के कंप्यूटर फिगर एआई की बात करें, जो कि अगेन ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाते हैं, तो फिगर एआई ने अपने सीरीज ए फंडिंग में $70 मिलियन रेज किए हैं और फिर सीरीज बी फंडिंग राउंड में फिगर एआई ने रेज किया $675 मिलियन और इस वक्त तक इनकी वैल्यूएशन $2.6 बिलियन तक जा चुकी थी। और फिर आता है फिगर एआई का सीरीज सी फंडिंग राउंड, जिसमें इन्होंने $1 बिलियन तक रेज किए थे और इस वक्त तक इनकी वैल्यूएशन $39 बिलियन तक जा चुकी थी। तो गाइज, हमें इस डाटा से ये तो क्लियर हो रहा है कि कंपनीज रोबोटिक्स में हेवीली इन्वेस्ट कर रही हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि आखिर कंपनीज इन रोबोटिक्स में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर क्यों रही हैं। तो गाइज, पिछले चैप्टर में हमें ये तो क्लियर हो गया है कि कंपनीज रोबोटिक्स में हेवीली इन्वेस्ट कर रही हैं और इससे हमें यही पता चलता है कि आने वाले दिनों में रोबोटिक्स हमारे लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट बनने वाला है। इवन आज के वक्त में भी आप देखोगे तो धीरे धीरे रोबोट हमारी लाइफ का एक पार्ट बनते जा रहे हैं। आज के वक्त में लोग अपने घरों को साफ रखने के लिए रोबोट ले रहे हैं, इवन अपने लॉन्स को मेंटेन करने के लिए लॉन मोवर्स लिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज रोबोट्स का यूज इतना सिंपल नहीं रखने वाली हैं। इवन रोबोट्स का यूज तो अभी और भी ज्यादा बड़े लेवल पे किया जाएगा और इसका हमें पता चलेगा ये जान के कि एप्ट्रॉनिक और फिगर एआई जैसी कंपनीज के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स कौन हैं। तो अगर हम बात कर लें सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की, तो उसमें आती है मर्सिडीज बेंज, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। उसके बाद आते हैं जीएक्सओ लॉजिस्टिक्स, जो कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। और फिर आता है गूगल डीप माइंड, जो कि एआई की डेवलपमेंट में काम कर रहा है, जो कि अपने एआई सिस्टम की मदद से एप्ट्रॉनिक और फिगर एआई जैसी कंपनीज की हेल्प करेगा नेक्स्ट जेन ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने में। और इन कंपनीज एप्ट्रॉनिक और फिगर एआई का एक मेजर इन्वेस्टर और है एनवीडिया। और ये कंपनीज रोबोटिक्स में इस वजह से इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं क्योंकि इनको अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। क्योंकि जिस तरह एआई की वेव आई थी, उसी तरीके से अगली वेव जो आने वाली है वो रोबोटिक्स की होगी। क्योंकि एनवीडिया जैसी कंपनीज इस चीज पे फोकस कर रही हैं कि वो ऐसा हार्डवेयर बनाए जो कि रियल लाइफ में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और वो पॉसिबल है ह्यूमनॉइड रोबोट्स की मदद से। और मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनीज ह्यूमनॉइड रोबोट्स में इसलिए इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि वो अपनी लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को खत्म कर सकें और ऐसे टास्क जो कि बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव हैं उनको ऑटोमेट कर सकें। और ये तो हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है कि जो भी टास्क बहुत ज्यादा रेपिटेटिव होता है वो रोबोट्स को दे दिया जाता है। और गाइस, वहीं हम लोग बात कर लें जीएक्सओ लॉजिस्टिक्स की, तो ये एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है और ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स का यूज कर रहे हैं अपने वेयर हाउसेज में गुड्स को इधर से उधर मूव करने के लिए। और यहाँ पर ये अपोलो रोबोट्स का यूज कर रहे हैं और ये रोबोट्स 24 kg तक का वेट इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो गाइस, इस चैप्टर से हमें ये तो पता चल गया है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स का यूज कितना किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है। अब गाइस आता है आखिरी चैप्टर, जिसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में रोबोट्स हमारे लिए अच्छे होने वाले हैं कि हमारे लिए बुरे होने वाले हैं। तो गाइस, अगर सीधा सीधा देखा जाए तो इसका आंसर तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि रोबोट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं हमारी डेली लाइफ में। क्योंकि अगर हम बात कर लें ऐसी वर्किंग कंडीशन जो कि बहुत ही ज्यादा हजार्डस है या फिर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जहां पर ह्यूमन लाइफ बहुत ही ज्यादा रिस्क में रहती है, तो ऐसी कंडीशन में रोबोट से ज्यादा यूजफुल कुछ नहीं होगा। और बात कर लें ऐसी सिचुएशन की जहां पे बूढ़े लोगों की मदद करनी होती है हमें अपने डे टू डे लाइफ में, वहां भी रोबोट्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। और फिर अगर हम बात कर लें ऐसी कंट्रीज जिनको जाना ही जाता है बूढ़े लोगों के लिए, जैसे कि जापान, चाइना और जर्मनी, तो यहाँ के लोगों को रोबोट्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इन नियर फ्यूचर। क्योंकि इन कंट्रीज की अगर आप डेमोग्राफिक कंडीशन देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन कंट्रीज में बूढ़े लोग बहुत ही ज्यादा हैं। जैसे अगर हम जापान की बात कर रहे हैं तो जापान में 29% ऑफ पॉपुलेशन बूढ़े लोगों की ही है। तो ऐसी जगह तो रोबोट काम आने वाले ही हैं। तो गाइस, कंक्लूजन यही बनता है कि आने वाले दिनों में रोबोट्स हमारी लाइफस्टाइल और पूरी दुनिया को बहुत ही ज्यादा बदलने वाले हैं। और इन नियर फ्यूचर तो छोड़ो, अभी से हम लोगों के लाइफ में रोबोट एक बहुत ही बड़ा पार्ट बनते जा रहे हैं। अब एआई तो आ चुका है, अब पारी है रोबोट्स की। और आपके क्या थॉट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।